मुझे क्या पता। हो गया। तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया था आगे? क्वेश्चन मार्क पीछे लगाते हैं। क्या हुआ पता नहीं। हो ठीक है। चलो, हम लोगों ने ना लास्ट जो पढ़ा था, हमने सेबी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था क्या? हाँ, तो शुरू हो जाओ। उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? देखो, एक तो पढ़ा था सेबी। सेबी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। सेबी में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स होते हैं, और ये 9 मेंबर्स मिलकर के सेबी के बोर्ड को चलाते हैं। सेबी को बनाया गया है किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? इन्वेस्टर्स के। और सेबी का काम है सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल एंड रेगुलेट करना। पढ़ चुके थे इतना। फिर पढ़ते समय हम लोगों ने कुछ फंक्शंस पढ़े थे सेबी के। सेक्शन नंबर याद है? 11 में सेबी के फंक्शंस थे। 11(1) में तो जनरल थे, और 11(2) में स्पेसिफिकली दिए गए थे ए से लेकर के केवल पी तक के फंक्शंस थे। वो सारे फंक्शंस हमने एक बार के पढ़ लिए थे। फिर पढ़ते पढ़ते हम लोग आ गए थे सेक्शन 11(c) पर। सी पर आ गए थे क्या? सेक्शन 11(c) मैं एक बार ही फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूं। जिन लोगों का पहले पढ़ा हुआ नहीं है वो पकड़ पाएंगे। सेक्शन 11(c) की हेडिंग है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करना मतलब क्या होता है? कौन इन्वेस्टिगेट करता होगा, गेस करो। सेबी। सेबी तो अथॉरिटी है। अच्छा, वही इन्वेस्टिगेट करेगी, पर उसके पास अधिकार भी तो होना चाहिए ना। तो अधिकार है। सेबी एक्ट का सेक्शन 11(c) कहता है, सेक्शन, मुंह खोल करके बोलना पड़ेगा, सेक्शन 11(c) कहता है, अगर सेबी को लगता है कि मार्केट में कोई तो ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो सेबी अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर सेबी को लगता है कि इंटरमीडियरीज अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि इंटरमीडियरी सेबी के कंट्रोल में आते हैं, तो उनको सही काम करवाने के लिए सेबी अगर चाहे तो उन पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है तो क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? ये तो कॉमन सेंस वाली बातें बोल के बताओ। गर्दन से नहीं करना है, मुंह से बोलो। क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? पर सजा एकदम से कैसे दे दे? अगर सजा देना हो तो पहले प्रूफ तो करो कि सामने वाले ने कुछ तो गलत। इसके लिए पहले सेबी करवाएगा। वेरी गुड। और इन्वेस्टिगेशन करवाने का पावर सेबी को दिया है अंडर सेक्शन 11(c). सी के 1 में, 11(c) के 1 में लिखा है, अगर सेबी को लगता है कि किसी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है मार्केट में जो ट्रांजैक्शन पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो सेबी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। खिलाफ के लिए यहां लॉ में वर्ड यूज किया जाता है डेट्रीमेंटल। वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है सिक्योरिटीज मार्केट में विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो सेबी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकती है। या अगर सेबी को लगता है कि कोई इंटरमीडियरी या सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है जिसने कुछ तो गलत किया है, जिसने सेबी के नियमों का वायोलेशन किया है। वायोलेट करने का मतलब पालन करना होता है या तोड़ना, मतलब इसने नियम तोड़े हैं, तो इतनी सी बात पे इन्वेस्टिगेशन करोगे, क्योंकि सजा तो मिलेगी और सजा के लिए इन्वेस्टिगेशन करना तो पड़ेगा। तो अगर सेबी को इन 2 ग्राउंड्स पे लगता है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो सेबी अगर चाहे तो राइटिंग में ऑर्डर के द्वारा किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एज अ, ठीक है। तुमने कहा था ना सेबी में टोटल 9 मेंबर्स हैं, कितने हैं, है ना। तो अगर मार्केट को चलाना है, कंट्रोल करना है, तो ये 9 लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं।
बट अगर सपोज कहीं मार्केट में किसी ने कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 9 लोग नहीं दौड़ जाते उसके पीछे कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सेबी का काम मार्केट को कंट्रोल करने का है, इन्वेस्टिगेशन का काम सेबी खुद नहीं करती, इसके लिए वो किसी को अपॉइंट करती है एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एज अ। ये 9 मेंबर्स के लिए और बहुत काम पड़े हैं। इन्वेस्टिगेशन का काम ये लोग करेंगे नहीं, ये लोग किसी को अपॉइंट कर देंगे एज अ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हुआ तो किसी ना किसी के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जिस किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसका फर्ज बनता है कि वो करेगा कोऑपरेट। वो करेगा किसके साथ? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ। उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ करेगा कोऑपरेट, करेगा। एक मिनट, कोऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? अगर सपोज किसी व्यक्ति, किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जाकर किसी से कहा बुक्स लाओ, तो ऐसा थोड़ा होता है, बुक्स उसकी है, उसकी मर्जी, नहीं देना, कोऑपरेट करना पड़ेगा। जैसा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहेगा करना। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सवाल पूछ रहा है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोल रहा है कि ये कंप्यूटर खोल के दो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो पासवर्ड डाल के देना। तो कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। कहानी भेजे में उतर रही है। और तुम लोगों ने ये सब बातें पहले पढ़ी हुई है, बट आज भी ऐसे पढ़ रहे हो जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अगली हेडिंग पढ़ के बताओ, पावर ऑफ। याद करो सेबी को कौन से पावर्स दिए गए थे? किसके जैसे पावर्स? सिविल कोड के पावर्स दिए थे। किसको दिए थे? तो सिविल कोड तो समन देता है, वो भी कौन? वो भी को फिल इन द ब्लैंक करो। सेबी भी दे सकता है समन। सिविल कोड तो किसी को पर्सनली प्रेजेंट होने को बोल सकता है। अरे तो सिविल कोड तो किसी के बुक्स भी उठा के ले आता है, सब कर सकता है। वो सिविल कोड तो कसम खिला के उगलवा लेता है। सेबी भी कर सकता है। जो पावर्स सिविल कोड के हैं वही सारे पावर्स हैं सेबी के। और जब सेबी के पावर्स सिविल कोड वाले हमने डिटेल में पढ़े थे तब मैंने कहा था ये आगे और 4 बार आएंगे, बोला था। आ गया एक बार और। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बिल्कुल वही पावर्स दिए गए हैं जो पावर्स है सिविल कोड के। ये इन्वेस्टिगेशन करने गया है, सवाल तो पूछेगा तो जवाब देना, तो बुक्स तो मांगेगा तो बुक्स प्रोड्यूस तो करनी पड़ेगी। और अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उचित लगे तो वो किसी पर्सन को पर्सनली प्रेजेंट होने को भी बोल सकता है और उसको एग्जामिन ऑन ओथ भी कर सकता है। हो गया। इसके बाद वाले पॉइंट पर जाओ। ये सब पढ़ी हुई चीजें हैं जो मैं रिपीट करवा रही हूँ। अगले पॉइंट पर लिखा है कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या अब ये उम्मीद करूं कि कुछ याद होगा? याद है? याद है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना था तो वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने जा रहा था। उसको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट तो मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसकी रोज जरूरत पड़ेगी, तो वो अगर चाहे तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ उठा के ला सकता है, अपनी कस्टडी में रखेगा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के बाद क्या वापस करने पड़ेंगे? फिर अगर फिर लगे तो फिर मंगवा लो, लेकिन अब अपनी कस्टडी में रख पाएगा। कस्टडी में कितने दिनों के लिए? 6 महीने, उससे ज्यादा के लिए नहीं। पर्पस क्या है कस्टडी में इन बुक्स को रखने का? इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था और इन्वेस्टिगेशन को आसान तरीके से करने के लिए बुक्स को अपनी कस्टडी में रख सकता है। फिर मैंने उस दिन ये भी बताया था कि अगर इन बुक्स में कुछ लिखा हुआ है जो उस व्यक्ति को चाहिए जिसकी ये किताबें हैं, वो अगर चाहे तो उसको बोल सकता है कि मुझे इसमें से एक्सट्रैक्ट्स दे दो, तो उसको एक्सट्रैक्ट्स देने तो, और वो भी सर्टिफाइड टू बी ट्रू, ऐसा कुछ वर्ड बोला था, सर्टिफाइड टू बी ट्रू करके देना तो पड़ेगा। यहां तक हम लोग उस दिन पढ़ चुके थे। पढ़ लिया था क्या? एग्जामिन ऑन ओथ करवा दिया था क्या? ओथ तो वो कसम खाने को बोलते हैं ना, तो एग्जामिन ऑन ओथ मतलब वो क्या गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा के लोगों से स्टेटमेंट ले सकता है? ये काम कोर्ट करता है। सेबी को पावर दे रखे हैं सिविल कोड के। हम तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ रहे हैं।
इसको भी तो पावर्स हैं, कौन से वाले? सिविल कोड के। हमने इसको 4 जगह बांट रखा है ना, एक बार सेबी को दिया, एक बार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया, आगे अभी और आएगा। यहां तक समझ में आ गया है? और अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है पेनल्टी फॉर नॉन कोऑपरेशन। क्या ऊपर पढ़ा था, जिस व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका फर्ज बनता है उसको कोऑपरेट करना, तो करना पड़ेगा। लेकिन जिस चीज के लिए लॉ कहता है, इनफैक्ट ना सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो लोग कहते हैं ऐसा करो तो ढीठ लोग हो तो वो वैसा तो कतई करेंगे, है ना? तो लॉ को भी पता है कि ढीठ लोग तो यहाँ पे भी होंगे। यहाँ प्रोविजन बना के दे दिया, कोऑपरेट करना हर उस व्यक्ति की ड्यूटी है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पर अगर वो व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करता, अगर वो व्यक्ति कोऑपरेट तो फिर सेबी उसके ऊपर इंपोज कर देगी पेनल्टी। कोऑपरेट ना करने का मतलब क्या क्या हो सकता है? पहला, इसको बुक्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा था, इसने किया नहीं किया? नहीं किया। इसको कोई डॉक्यूमेंट्स कहा था कि हमारे सामने लेकर आओ, इसने ये लाया नहीं लाया। इसको इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, इसने दी नहीं दी। इसको कहा था पर्सनली आना और आकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपीयर होना, ये प्रेजेंट हुआ नहीं। इसको नोट्स पे साइन करने के लिए कहा था, जो भी बयान इसने दिए थे इसके ऊपर इसको कहा था साइन करो, और इसने साइन किए। मतलब ये हर वो काम नहीं कर रहा है जो उसको करना। तो गुस्सा तो सजा तो सजा के नाम पर सेबी क्या सजा दे सकती है? पहला, अगर ये व्यक्ति कोऑपरेट नहीं करता तो एक तो सजा के तौर पे इसको हो सकती है जेल, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो ज्यादा से ज्यादा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर होगा, या इसके ऊपर इंपोज किया जा सकता है फाइन। फाइन का अमाउंट हो सकता है अप टू 1 करोड़ रुपए, अप टू, और वरना दोनों मतलब तो 1 साल की जेल भी हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का। सिर्फ 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, बहुत नहीं होती। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी का अमाउंट कितना है, यहां से यहां तक पढ़ो। 1 करोड़ तक की पेनल्टी है, एग्जैक्ट 1 करोड़ की पेनल्टी नहीं बोली है, 1 करोड़ तक की। मतलब 1 करोड़ तक की में 50 लाख की भी हो सकती है, 5 लाख की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है, कम में कितना भी हो सकता है, बट 1 करोड़ से ज्यादा जाएंगे नहीं। और अगर ये व्यक्ति अभी भी नहीं अपनी गलती सुधारता है तो हम उसके ऊपर फर्दर फाइन इंपोज करते हैं, जो ज्यादा नहीं है, पर डे का केवल 5 लाख रुपए है, केवल 5 लाख रुपए पर डे की इसको लग जाती है पेनल्टी। खत्म हो गया। पहले इतना मुंह खोल के बोलो तो तुम लोग आज बहुत ही सूखले हो रहे हो। नहाए नहीं थे, उसका भी जवाब नहीं दे रहे, बिना नहाए आए हैं। नहाकर आए हो तो इतने सूखले सूखले से क्यों बैठे हो? ज्यादा खा एक तो मेरे पहले ही लंच ब्रेक हुआ था क्या? अब तो टाइम हो गया तो हजम हो गया होगा। बोल पाओगे? किस मुंह से बोलोगे? इसी मुंह से बोल लोगे? शुरू हो जाओ। पनिशमेंट तब मिलती है जब कोई अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है। कौन बुरा काम कर रहा है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बुरे में उसने ऐसा क्या कर दिया? वो तो केवल नॉन कोऑपरेशन में था। अच्छा, वही बुरा है। उसको कहा था डॉक्यूमेंट्स ला, नहीं लाया। इसको कहा था इंफॉर्मेशन दे, इसको कहा था पर्सनली प्रेजेंट होना। तो गुस्सा तो सजा तो अब तो जेल में। वेरी गुड। आगे पूरा नहीं गाना है, आगे का बताओ कितने साल की जेल है? ज्यादा से ज्यादा 1 साल की। पेनल्टी कितनी है? अप टू 1 करोड़ रुपए। और ये फिर भी नहीं सुधर रहा है तो 5 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। हो गया? पेनल्टी का प्रोविजन क्लियर है? अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है नोट्स ऑन एग्जामिनेशन। मिल गया? हाँ, तो हाथ फोल्ड करो, गर्दन ऊपर रखो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या लगता है, मूवीज में भी देखा होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है, ओरल या रिटन? इन्वेस्टिगेशन ओरल होते हैं ना,
सवाल पूछे जाते हैं और जवाब आता है। रिटन इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं किया जाता। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ओरल होता है, क्योंकि रिटन में ना सामने वाले को फ्रेमिंग करने का मौका मिलता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने किसी से सवाल पूछा तो सामने वाला जवाब दे रहा होगा। सामने वाला जवाब, तो जो भी जवाब वो दे रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले इन जवाबों को कहीं पर लिखेगा। लिखने के बाद सामने वाले को पढ़कर सुनाएगा। पढ़कर सुनाने के बाद उसको कहा जाता है कि इनके ऊपर साइन करो, जो लिखा हुआ है इसके ऊपर साइन करो। एक बार इस व्यक्ति ने साइन कर दी तो हम मान लेंगे जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है जो इस व्यक्ति ने दिया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और ऑफिसर इस स्टेटमेंट को एज अ एविडेंस प्रेजेंट कर सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो सवाल किए थे सामने वाले ने जवाब दिए। अब स्टेप बाय स्टेप बताओ, इन जवाबों को पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहीं पर लिखेगा। क्या करेगा? लिखने के बाद उसको साइन नहीं करवा लेना सीधे, लिखने के बाद उसको पढ़कर सुनाएगा, और पढ़कर सुनाने के बाद सामने वाले को कहेंगे कि इसके ऊपर साइन करे, और ये साइन किए हुए नोट्स को एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है। आ गया समझ में? पक्का? ये जो नॉन कोऑपरेशन वाला टॉपिक अभी अभी पढ़ा ना ऊपर, इसमें देखो एक टॉपिक लिखा है कि अगर ये व्यक्ति साइन करने से मना करे, काहे के ऊपर, तो फिर इसके ऊपर भी पेनल्टी है। हम इसको भी मान रहे हैं जैसे ये कोऑपरेट नहीं कर रहा। आ गया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े, स्टेप बाय स्टेप बताओ। तो पहले तो लिख लो, बुलवा बाद में लेना इससे। अच्छा, पहले इससे बुलवाएंगे तो ये जो बोलेगा उसको, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो सीक्वेंस में, बोलेगा, लिखेंगे, लिखने के बाद उसको सुनाएंगे, और उसके बाद उसके हो गया। समझ में आया? ये सब चीजें देखो यहाँ पर लिखी हुई है। जो भी वो बोल रहा है इसको लिखा जाएगा, लिखने के बाद उस व्यक्ति को रीड ओवर किया जाएगा, रीड ओवर के बाद उससे ली जाती है साइन, और साइन के बाद में इसे यूज किया जाएगा एज अ एविडेंस अगेंस्ट हिम। अगेंस्ट हिम मतलब उसी के खिलाफ यूज कर रहे हो। अगर इसने इसमें अपने गलतियां कबूल कर ली हो और साइन कर दिया हो तो चलेगा, तो इसको एज अ एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर सेबी मान लेगी जैसे इसने सच में गलती की है। आ गया समझ? अगले पॉइंट पर जाओ। अगला वर्ड है सीजर। इसको ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो। कर लिया? ठीक है। सीज वर्ड का मतलब होता है किसी व्यक्ति से किसी चीज को छीन लेना और छीन कर अपने पास रख लेना, इसे कहा जाता है सीजर। अब बहुत ध्यान से समझो क्योंकि आगे के दो टॉपिक्स इसी से रिलेटेड है। अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है जिस व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये व्यक्ति के बुक्स, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके रिकॉर्ड्स को अगर हमने उसी पर्सन की कस्टडी में रहने दिया, उसी के बुक्स थे, उसी के पास रखे हैं, बट अगर इन बुक्स को हमने इसके पास छोड़ा तो ये पक्का इन बुक्स को या तो डिस्ट्रॉय कर देगा, या इनको म्यूटिलेट करेगा, या तो इनको सीक्रेटेड करेगा। डिस्ट्रॉय करेगा मतलब खत्म कर देगा, म्यूटिलेट करेगा मतलब इन बुक्स के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करेगा, मैनिपुलेशन करेगा ताकि इसमें से सबूतों को मिटाया जाए, या इन बुक्स को सीक्रेटेड करेगा। सीक्रेटेड का मतलब होता है कहीं छुपा देगा ताकि हमको इन बुक्स के बारे में पता ना चले। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है इन बुक्स के अंदर एविडेंस है और ये व्यक्ति पक्का इन बुक्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेगा, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले तो जाएगा मजिस्ट्रेट या फिर जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास इन मुंबई। कहा जाएगा? मजिस्ट्रेट। अरे कहाँ जाएगा? मुंबई नहीं जाएगा, जज के पास घूमने जा रहा है क्या? किसके पास जाएगा? मजिस्ट्रेट या फिर जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास जो सिचुएटेड है इन। वहां जाकर के पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देगा एक एप्लीकेशन, मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज हमको ऑर्डर दो कि हम इस व्यक्ति की बुक्स को सीज कर सके। सीज करने का ग्राउंड क्या है यहाँ पर?
इन्वेस्टिगेशन पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि हमको डर है कि अगर ये बुक्स इसने अपने पास रखी तो ये सबूतों को मिटाने की कोशिश करेगा, तो हमें ऑर्डर दिया जाए, परमिशन दी जाए कि हम इस व्यक्ति की बुक्स को सीज करें। बुक्स को अगर तो मजिस्ट्रेट ने हाँ कह दिया कि जाओ जाकर के सीजर कर लो, तो अब ये व्यक्ति इन बुक्स को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन बुक्स को अपने साथ लेकर आ जाएगा और अब इन बुक्स को ये अपने पास रखेगा तब तक जब तक इन्वेस्टिगेशन का काम पूरी तरह से खत्म ना हो। मतलब इसको 6 महीने में वापस लौटाने की जरूरत। ये बात मैंने यहां क्यों बोली 6 महीने वाली? बुक्स को उठाकर लाने का काम तो इसने पहले भी किया था। कस्टडी पढ़ा था, कस्टडी, एक था कस्टडी और एक था सीजर। कस्टडी में कितने दिनों के लिए ले रहा था? 6 महीने के लिए, फिर लौटाना पड़ेगा। जबकि अगर सीजर कर रहा है तो एक बार उठाकर ले आओ, अब लौटाने की जल्दी, अब तब लौटाएंगे जब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से खत्म होगा। कस्टडी में जब वो बुक्स ले रहा था तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी, बट सीजर करेगा तो उसे पूछना है या तो मजिस्ट्रेट या फिर जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट से। कस्टडी में बुक्स को लेने का पर्पस था, वहां पर्पस था इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, जबकि यहां पर्पस है कि वो इन बुक्स को डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट या सीक्रेटेड होने से बचाना चाहता है। यहां उसका पर्पस इन्वेस्टिगेशन का नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है? पक्का? जब मैंने कस्टडी उस दिन तुमको पढ़ाया था ना, लास्ट जब भी हमने पढ़ा था, तब मैंने कहा था कि कस्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंस आगे जाकर समझ आएगा। तो कस्टडी में और सीजर में कोई अंतर नहीं है? नहीं है, मैं साबित कर सकती हूं नहीं है। देखो, कस्टडी में तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लेता है, सीजर वही करता है, तो दोनों में कोई अंतर है? अभी भी दिख रहा है तुमको? कस्टडी में तो बुक्स उठा के लाते हैं, तो सीजर में, हाँ, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम ही तो हो रहा है दोनों। कस्टडी 6 महीने के लिए होती है, हाँ, तो दोनों में तो अंतर। तो तुम मना क्यों कर रहे थे? अच्छा, अंतर है, दोनों में अंतर है। पक्का? कहां पर पूछना पड़ता है बुक्स उठाने के पहले? सीजर में। कस्टडी में पूछने की जरूरत? पक्की बात है? किससे पूछना है? वेरी गुड। कहां पर इरादा इन्वेस्टिगेशन का है? कस्टडी में। और कहां पर इरादा डर वाला है? डर किस बात का है? क्या छुपा देगा खुद को? बुक्स को। अच्छा, वो बुक्स को या तो छुपा देगा या म्यूटिलेट करेगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। अंतर समझ में आ रहा है? पक्का? अब इस कहानी को यहां से पढ़ो। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है उसको, कि जो बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स उस व्यक्ति से रिलेटेड है जिसके ऊपर चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, जिसके ऊपर चल रहा है, वो इन बुक्स को या तो म्यूटिलेट, या तो ऑल्टर, या तो फॉल्सिफाई और या तो सीक्रेटेड करेगा। डिस्ट्रॉय करने का मतलब नाश ही कर देगा, जला देगा, बुक्स को बहा देगा, कैसे भी करके डिस्ट्रॉय करेगा। वरना म्यूटिलेट करेगा। म्यूटिलेट करेगा मतलब पन्ने वन्ने फाड़ देगा। वरना ऑल्टर करेगा। ऑल्टर करने का मतलब एकाधिक जीरो बढ़ा देगा, एकाधिक जीरो घटा देगा, ये कुछ ना कुछ तो चेंज करेगा। वरना फॉल्सिफाई। फॉल्सिफाई मतलब इन बुक्स को झूठा बना देगा। झूठा एज इन कुछ ऐसे चेंजेस कर देगा जिससे एविडेंसेस ही पूरे पलट जाए। और या फिर वो इन बुक्स को सीक्रेटेड मतलब कहीं ना कहीं छुपा देगा। और इसको लगता है कि ये बुक जरूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये चाहे तो एप्लीकेशन देकर आएगा। कौन एप्लीकेशन देगा? किसको एप्लीकेशन देगा? या तो और या फिर जज ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट इन मुंबई को। उनको जाकर रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज हमको परमिट किया जाए कि हम इन बुक्स को कर ले सीज। कर ले, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर जाओ। अगर इन बुक्स को सीज करना है तो
तो यहाँ सीजर के समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर उचित लगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, तो वो चाहे तो पुलिस ऑफिसर की मदद भी ले सकता है। क्या सीज करने जाना है? तो बुक्स को सीज करने के लिए पुलिस ऑफिसर साथ में लेकर जाएंगे। बुक ज्यादा है इसलिए या डर लग रहा है? डर किस बात का है? वो जिसके वहां हम सीजर करने जा रहे हैं, अगर इसको लगता है कि ये व्यक्ति इतनी आसानी से बुक्स तो सीज करने देगा, नहीं, इसके पास तो लाइसेंस्ड गन भी है, क्या पता ये गन ही लेकर के खड़ा हुआ हो, तो ये बेचारा, अपनी जान तो सबको प्यारी है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीजर करने के लिए अकेले जाएगा नहीं। मूवी देखी थी रेड? रेड 1 भी देखी होगी, 2 भी देखी होगी। वो 1 वाले में भी और 2 वाले में भी ये अकेला नहीं जाता है अजय देवगन। वो पूरी की पूरी, पहले वाले में तो मिलिट्री बता दी थी सीधे, मिलिट्री हालांकि नहीं जाती है, पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं, तो क्या साथ में वो पूरे पुलिस ऑफिसर्स भी लेकर जा सकता है? क्यों, डर है क्या? डर है। जिस व्यक्ति के यहाँ पे रेड करने जा रहा है वो व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, क्या पता वहां कोई हमला कर दे, तो यहाँ पे भी अगर इसको लगता है बुक सीज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी की मदद की, तो ये पुलिस ऑफिसर्स को भी साथ में लेकर जा सकता है। हो गया, समझ में आया? इसी के बाद वाले पॉइंट पर जाओ। अगर तो मजिस्ट्रेट को या जज को लगता है कि हमें इस व्यक्ति को सीजर का ऑर्डर देना चाहिए, वो भी अगर लगता है तो ध्यान से एक चीज समझ लेना आज ही। हाँ, जब भी कभी वर्ड आता है ना एप्लीकेशन, कौन सा, तो एप्लीकेशन का मतलब हुआ हम किसी व्यक्ति को अप्लाई कर रहे हैं परमिशन के लिए। परमिशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो जिसको अप्लाई किया गया है उसकी इच्छा, वो चाहे तो हाँ करे, वो चाहे तो ना करे। तो देखो यहाँ मजिस्ट्रेट को अगर उचित लगा कि हमको ये ऑर्डर दे देना चाहिए सीजर का, अगर उचित लगा के लिए वर्ड यूज करते हैं मे ऑर्डर, मे का मतलब वो ऑर्डर दे भी सकता है, और ठीक है, अगर इसने ऑर्डर दिया कि सीजर कर लो, तो सीजर करने में 3 स्टेप्स होंगे। पहला, एक तो इसे परमिशन दी जाती है कि आप उस व्यक्ति के प्रेमाइसेस में एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद उसके प्रेमाइसेस को सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने पर अगर बुक्स मिल जाए तो इनको सीज कर सकते हैं। 3 तरह की चीजें बोली जाएंगी ऑर्डर में। पहला, एंटर करने का अधिकार, दूसरा सर्च करने का अधिकार, और तीसरा सीज करने का अधिकार। ये 3 पॉइंट्स जब एग्जाम में लिखोगे, सीक्वेंस में लिखना जरूरी है। कॉमन सेंस से बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि उल्टा सीधा मत लिख देना, सीज कर ले पहले, तो सीज और एंटर बाद में करेगा। पहले एंटर, उसके बाद सर्च, और उसके बाद सीज। हो गया, समझ में आ गया? ये ऑर्डर कौन दे रहा है? मजिस्ट्रेट या जज, जिसको हमने किया था अप्लाई। आ गया समझ? लेकिन अगर कोई भी जज या मजिस्ट्रेट इस तरह का कोई ऑर्डर देता है ना सीजर वाला, तो किसी लिस्टेड कंपनी, किसे या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी के लिए इस तरह के ऑर्डर्स केवल तब दिए जा सकते हैं जब वो कंपनी इन्वॉल्व है या तो इन इनसाइडर ट्रेडिंग या तो इन मार्केट मैनिपुलेशन। ध्यान रहे, ये जो ऑर्डर है ना, इन्वेस्टिगेशन है ना, ये किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी के भी ऊपर हो सकता है, इंटरमीडियरी पर भी, लिस्टेड कंपनी पर भी, प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी पर भी। सीजर का ऑर्डर किसी के लिए भी जा सकता है, बट अगर ऑर्डर आ रहा है फॉर लिस्टेड कंपनी या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनी, तो इस तरह का सीजर का ऑर्डर केवल तब दे सकते हैं जब हमें लगता है कि ये कंपनी इन्वॉल्व है या तो इनसाइडर ट्रेडिंग में और या तो मार्केट मैनिपुलेशंस में। इनसाइडर ट्रेडिंग हमने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने थोड़ा सा इनसाइडर ट्रेडिंग बताया था, फिर आगे एक पूरा का पूरा चैप्टर है। और मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब होता है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, और ये भी हम लोगों ने बहुत प्रिसाइजली पढ़ा है क्योंकि आगे एक पूरा का पूरा चैप्टर है। हो गया? एक इंटरमीडियरी के ऊपर सीजर का ऑर्डर कभी भी जा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किसी भी तरह के एलिगेशंस हो, कोई भी इल्जाम हो, सीजर का ऑर्डर जा सकता है। लिस्टेड कंपनी के लिए ऑर्डर कब जाएगा?
जब उस कंपनी के ऊपर इल्जाम लगा हो या तो इनसाइडर ट्रेडिंग का या मार्केट मैनिपुलेशंस का, किसी और इल्जाम पर सीजर का ऑर्डर जा पाएगा नहीं। हो गया। लिस्टेड कंपनी वर्ड जब भी आएगा ना इस पूरे एक्ट में, हर जगह पर लिस्टेड के साथ में आता है प्रपोज टू बी लिस्टेड। प्रपोज टू बी लिस्टेड का मतलब जो अभी तक लिस्टेड हुई लेकिन अब होने वाली है। आ गया समझ? इतना क्लियर है? अगले पॉइंट पर जाओ। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अब इन बुक्स को सीज करने के बाद अपनी कस्टडी में रखेगा, और इन बुक्स को वो कब तक कस्टडी में रखेगा? तो कह रहे हैं तब तक जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से नहीं, इन्होंने तो कहा है कि इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद नहीं रखेगा। इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद नहीं रखेगा, तो खत्म होने तक तो रखेगा, पर उसमें अगर 6 महीने से ज्यादा का समय लग गया तो भी चलेगा, क्योंकि सीजर में टाइम लिमिट नहीं है। हो गया। इसी के बाद आगे वाले पॉइंट पर जाओ। अगर जैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, जैसे ही, तो कह रहे हैं कि अब बुक्स को लौटा दो। किसको लौटाऊं? हाँ, पर किसको? बुक्स तो लौटानी है, पर किसको लौटा के आनी है? जिसकी ये बुक्स थी, जहां से उठा के लाए हो वहां पर इन बुक्स को लौटाना तो पड़ेगा। किससे पूछकर बुक्स उठाने गए थे? मजिस्ट्रेट से या जज से गए थे ना? तो कह रहे हैं बुक्स लौटाते समय मजिस्ट्रेट को और जज को इसके बारे में बता जरूर देना। ऑब्वियस सी बात है, जज का भी तो पेट दुख रहा होगा ना कि मुझसे पूछ के बुक्स लेकर के गए थे, क्या पता लौटाए कि। हाँ, तो जज को बताना पड़ेगा। हो गया। पूछ के लेकर आए थे तो लौटाते समय भी बताना तो। पूछने में और बताने में अंतर है क्या? जब पूछने गए थे तो क्या वेट कर रहे थे जवाब का? वेट कर रहे थे। और जब लौटाने जा रहे हैं बुक्स को तो सिर्फ बता के जाना है, पूछने की जरूरत नहीं। जज आपको जवाब नहीं देगा, आपको केवल उसको बताना है कि हमारा काम खत्म, हम आपसे पूछकर लाई हुई बुक्स को वापस करने जा रहे हैं। आ गया समझ? खत्म, सीजर सीजर खत्म। इसी के बाद में एक और पॉइंट है, यहाँ लिखा हुआ है जब बुक्स को वापस किया जाता है ना, तब अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स प्लेस कर सकता है इन बुक्स पर। एक बार अगर उसने कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क प्लेस किया तो वो व्यक्ति जिसकी ये बुक्स है वो अब इस आइडेंटिफिकेशन मार्क को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। प्रैक्टिकली समझो होता क्या है। एक व्यक्ति ने कुछ गलत ट्रांजैक्शन किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, नौबत सीजर तक आ गई। जब सीज करने के लिए गए तो पता चला इसके पास में केवल 150 बुक्स हैं, केवल 150 बुक्स हैं, और सारी बुक्स एक जैसी दिख रही है, सब लाल रंग की किताबें भर रखी है इसने, और सारे एविडेंसेस इन्हीं बुक्स में है। तो ये सारी बुक्स उठा के ले आया, सबको स्टडी किया। एविडेंस सब में होगा ये जरूरी तो नहीं है। जब इसने बुक्स को स्टडी किया तो कुछ 15 बुक्स ऐसी थी जिसके अंदर उसको एविडेंस नजर आए थे। ठीक है, कितनी उठा के ले आया था? 150, और इसमें से एविडेंस कितने में है? 15 में। अब ये इन बुक्स को लौटा कर आएगा, लौटाने के बाद फिर आगे जब भी जरूरत पड़ेगी तब वो फिर से इन बुक्स में से इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस को लेकर के आना चाहेगा, तो अब फिर से सारी बुक्स वापस से देखनी पड़ेंगी। तो एक काम करो, जब लौटाने जाओगे तो वो 15 बुक्स पर अगर चाहे तो ये अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क प्लेस कर सकता है, ताकि अगर फिर से वापस से स्टडी करना पड़े तो फिर सारी 150 बुक्स स्टडी करने की जरूरत, तो वो 15 बुक्स कैसे पहचान में आएंगी? आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से। और जिस व्यक्ति की ये बुक्स है उसका फर्ज बनता है कि वो इन मार्क्स को मिटाएगा। आ गया समझ? क्यों नहीं मिटाएगा? उसकी बुक्स है, उसकी मर्जी। नहीं मिटा सकता क्योंकि अथॉरिटी ने इन बुक्स पे मार्किंग की है अपनी सुविधा के लिए, अपनी पहचान के लिए। हो गया? यश मैडम, लास्ट पॉइंट पर जाओ, सेक्शन 11C का लास्ट पॉइंट। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, सीजर करने जाता है, खास तौर पर क्या करने, तो सीजर करते समय किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर एंटर करना, वहां जाकर के सर्च करना और फिर सीज करना, इसका प्रोसीजर हमने सेबी एक्ट में अलग से नहीं बताया है।
प्रोसीजर एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो करना है जैसा प्रोसीजर लिखा हुआ है सीआरपीसी में, जैसा प्रोसीजर लिखा हुआ है। तो सीआरपीसी में ना स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो दिन में जाना है। दूसरी मतलब बहुत सारे रूल्स हैं। जाते से ही पहले अपना आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। उसके बाद सामने वाले व्यक्ति को मौका दिया जाता है कि अगर आपको कुछ चीजें हटानी हो तो हटा लो, फिर हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। आपकी जरूरत का जितना सामान है उसको देना पड़ता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करते समय क्या क्या चीजें फाड़ सकते हैं, क्या क्या चीजें तोड़ सकते हैं, वो सब वहां लिखा हुआ है सीआरपीसी में, प्रोसीजरल रूल्स में। तो इनको वही रूल्स फॉलो करने हैं। भले ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं अंडर सेबी एक्ट, पर रूल फॉलो करेंगे जो लिखे गए हैं अंडर सीआरपीसी। अंडर इतना आ गया समझ में। सेक्शन 11C यहां आकर हो रहा है खत्म। काहे का सेक्शन था? सेक्शन 11C। और बाप रे कहां फंक्शंस एंड पावर्स पर पहुंच गए। सेक्शन 11C के आगे एक नाम लिखा है, इन्वेस्टिगेशन। क्या नाम लिखा है? ठीक है। सेक्शन 11C में ज्यादा नहीं है, केवल 11 सब सेक्शंस है। केवल सिर्फ 11 ही तो है। एक काम करना, वो नोट्स को बीच में रख ले। नहीं नहीं, इधर ही है इसकी पेंसिल, यही चाहिए था ना। चलो मैं क्या बता रही हूं। सेक्शन 11, इसको ना बीच में रख ले तो तुम दोनों को शेयरिंग हो जाएगा। सेक्शन 11C इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, इज रिलेटेड टू। सेक्शन नंबर बोलो, गर्दन ऊपर रखो और फटाफट से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जवाब दो। सेक्शन नंबर, किसको अपॉइंट किया जा रहा है? कौन अपॉइंट कर रहा है? सेबी खुद क्यों नहीं आया इन्वेस्टिगेशन करने? और भी तो काम पड़े हैं, यही थोड़ा ना पड़ा है, तो किसको भेजेंगे? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसे ही भेज दिया कि तू चला जा, या राइटिंग में दिया था? राइटिंग में अपॉइंट किया जाता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पावर्स किसके दिए गए हैं? सिविल कोर्ट के पावर्स में तो ये किसी को ओथ पे एग्जामिन कर सकता है, स्टेटमेंट ले सकता है। पक्का? वो सामने वाले व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी है? क्या है? कोऑपरेट करेगा तो जैसा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहेगा वैसा थोड़ी ना करेंगे। नहीं करना तो ऐसे ही करने लग जाएंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ वही करना है, सच्चाई तो पता करनी है। लेकिन अगर सामने वाला कोऑपरेट ना करे तो गुस्सा तो सजा तो। सजा क्या है? 3 तरह की चीजें हैं। पहला, अरे पहले जेल तो भेजो। कितने साल की? 1 साल तक की जेल है, वरना 1 करोड़ तक का फाइन है, वरना दोनों भी लग सकता है। और फिर भी ये ढीठ ना माना, कितने? ज्यादा नहीं हो गया? हिसाब से लगा लो कितना है। 5 लाख रुपए पर डे की पेनल्टी है तब तक जब तक ये व्यक्ति सुधरेगा। ठीक है, इतना पढ़ चुके थे। क्या वो व्यक्ति को हम एग्जामिन ऑन ओथ कर सकते हैं? तो उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सवाल पूछोगे, वो जवाब देगा, ओरली जवाब दे रहा है। हाँ तो पहले तो इनको लिखेंगे, लिखने के बाद उसको सुनाएंगे। उसको क्यों सुना रहे हो? उसी ने तो बोले हैं। कंफर्म कर रहे हैं कि देख ले वही लिखा है जो तुमने बोला है। और उसके बाद इसके लिए जाएंगे, ये तो कोई एविडेंस ये एविडेंस है। कितने दिनों के लिए कस्टडी में ले सकते हैं? किसको? बुक्स को, या उसी को ले लें जिस पे इन्वेस्टिगेशन? बुक्स को कस्टडी में ले सकते हैं। कितने दिन? किससे पूछकर? नहीं बोलो ना, मजिस्ट्रेट से पूछकर। क्यों कस्टडी में लेने के लिए पूछने की जरूरत? पक्का? कस्टडी में ले क्यों रहे हो बुक्स को? तो इन्वेस्टिगेशन तो रोज वहां जाके भी कर सकते थे, रोज रोज नहीं जाना। 6 महीने के बाद बुक्स का क्या करें? पर 6 महीने में अगर काम पूरा ना हुआ हो और बुक्स फिर लगे तो वापस मंगवा लो। लेकिन अब कस्टडी में रख पाएंगे? पक्का? 6 महीने से ज्यादा के लिए कस्टडी हो पाएगी नहीं। पर्पस क्या है कस्टडी का? इन्वेस्टिगेशन। पक्का? स्मूथ इन्वेस्टिगेशन। सीजर में और कस्टडी में कोई अंतर? सोच समझ के जवाब देना, मैं खिलवाड़ करने वाली हूँ। सीजर में और कस्टडी में कोई अंतर?
होता है। कहां पर पूछकर बुक्स उठाकर ला सकते हैं? नहीं। कस्टडी में बिना पूछे ना, बिना पूछे ला सकते हैं? नहीं। वो कौन सा है जहां बिना पूछे नहीं ला सकते? सीजर में बिना पूछे नहीं ला सकते, तो पूछ के लाना पड़ता है। किससे? ये दोनों कहां मिलेंगे? तो ऐसे ही मतलब लोकल वाले से नहीं पूछ सकते, कहां जाना पड़ेगा? मुंबई वाले को पूछना है कि धमकी देनी है, उसके लिए क्या देना पड़ता है? अगर एप्लीकेशन दोगे तो फिर तो वो आपने परमिशन मांगी है, तो मजिस्ट्रेट तो शायद मना भी कर दे। हाँ, तो वो ऑर्डर शैल गिव एन ऑर्डर लिखा है या मे गिव एन ऑर्डर है? मे गिव एन ऑर्डर मतलब मना भी कर सकता है। और अगर उसने दिया है ऑर्डर कि जाओ जाके सीज कर लो, तो स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहले तो पहले सीज तो कर लो। अच्छा, पहले एंटर करेंगे, उसके बाद सर्च, और उसके बाद सीज कर सकते हैं। कस्टडी कितने दिनों के लिए हो सकती है? शाबाश। कस्टडी कितने दिनों के लिए हो सकती है? 6 महीने के लिए। और सीजर कब तक चलेगा? अच्छा, कस्टडी पूछकर की थी, सीजर पूछ के किया था। कस्टडी की बुक्स 6 महीने के बाद लौटानी पड़ेंगी। सीजर की बुक्स, कस्टडी में बुक्स लौटाते समय किसी से पूछ के लौटाई, बता के लौटाई। सीजर में बताने की जरूरत किसको बताऊं? उसको क्यों बताएंगे? उसको क्या पंचायत पड़ी है? उसी से पूछ कर आए थे ना, तो बताना तो पड़ेगा। कहां पर पर्पस था मैनिपुलेशन से रोकना, और कहां पर्पस था स्मूथ इन्वेस्टिगेशन करना? दोनों में कोई अंतर है? अब तो और बहस करने की जरूरत नहीं। अगर सीज करने गए हैं तो पावर इसको कौन से, मतलब प्रोसीजर इसको कौन सा वाला फॉलो करना है? सिविल नहीं है, सिविल में सीजर नहीं है। क्या लिखा हुआ है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिखा हुआ है ना। सीपीसी है या सीआरपीसी है? सीपीसी तो सिविल होता है और सीआर क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। तो वहां तो लिखा हुआ है ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मतलब ऐसे ऐसे सीजर करना। तो वैसे वैसे यहां क्यों करेंगे? ये तो सेबी एक्ट है। पर सेबी एक्ट ने लिख दिया है, हमने अलग से नियम बनाए नहीं है। सीजर करने जाओ, पहले नियम वहां के पढ़ लेना, और सीजर बिल्कुल वैसे ही करना है। आ गया समझ? पक्का? कितने सब सेक्शंस थे? क्या पूरे 11 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नंबरिंग में बोल सकते हो? देखकर बोल देना। अच्छा, अब बोल सकते हैं। इसके पहले तक हाँ भी नहीं निकल रहा था। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स पर सीजर होगा? ये मैंने सवाल पूछा था कि कौन कौन से ग्राउंड्स पर सीजर होगा। बावले भूत हो गए, सबके सब आत्माओं जैसे बैठे हुए हैं। कौन कौन से ग्राउंड्स पर सीजर होगा? 2 पॉइंट्स थे। पहला, कोई तो ट्रांजैक्शन हुआ है जो अच्छा हुआ है, खराब हुआ है। वर्ड क्या था? खिलाफ, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल टू इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। दूसरा था इंटरमीडियरी या किसी पर्सन ने, मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति ने कुछ तो इंग्लिश वायोलेशन किया है, वायोलेशन किया है रूल्स का, एक्ट का। 2 पॉइंट्स थे ग्राउंड्स के, और इन 2 ग्राउंड्स पर अपॉइंट किया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये था सबसेक्शन 1। 2 में क्या था? कोऑपरेट कौन करेगा? जल्दी, कोऑपरेट कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोऑपरेट करना तो तीसरे पॉइंट पे था। 3rd सबसेक्शन पर कौन से पावर्स दिए हैं इसको? सिविल कोर्ट के पावर्स। 4थे पॉइंट पर था कितने दिनों के लिए कस्टडी? पूछ के या बिना पूछे? 6 महीने के बाद? पूछ के या बिना पूछे? ठीक है। पर्पस है स्मूथ इन्वेस्टिगेशन। सबसेक्शन 5 एग्जामिन ऑन ओथ, वही सिविल कोर्ट वाले पावर का एक्सटेंशन। सबसेक्शन 6 सजा तो मिलेगी अगर क्या नहीं किया? कोऑपरेट नहीं किया। सबसेक्शन 7 नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन। सीक्वेंस में बताओ, पहले नोट्स को बुलवाएंगे, वेरी गुड, बुलवाएंगे, बुलवाने के बाद उसको लिखने के बाद, सुनाने के बाद हो गया। सबसेक्शन 8
सीजर, पूछ के बिना पूछे, पूछ के, अगर पूछने गए हो तो सामने वाला ऑर्डर मतलब कस्टडी में बुक्स लेकर आ सकते हैं, नहीं कस्टडी में बुक्स लेकर आ सकते हैं, सीज करके भी ला तो अपनी ही कस्टडी में रहे हैं, लेकिन अब लौटाने की जल्दी कब तक, उसके बाद लौटाना पड़ेगा। ये था सबसेक्शन नंबर 8। 9 में किसकी मदद ले रहे थे? पुलिस ऑफिसर कहां से आ जाएंगे यहाँ पे? अरे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो सिविल कोर्ट के बराबर का पावर है। हाँ पर डर तो सभी को लगता है ना, और अगर गोली पड़ी तो कोर्ट का कुछ नहीं जाएगा, ऑफिसर गया तो किसकी मदद लेगा? ये था सबसेक्शन नंबर 9। 10 में क्या था? अच्छा ये 8 में था पुलिस ऑफिसर वाला, 9 में है पुलिस ऑफिसर, 9 में आता है। अबे मेरे को कहाँ परेशान, 8A है, अच्छा सॉरी 9 नहीं है 8A में है। हाँ 9 में क्या है? कोर्ट को पूछने गए थे तो कोर्ट ऑर्डर देगा, कुछ भी बोल सकता है किसी भी सीक्वेंस में, तो एंटर सर्च सीज, ये था 9 में। 10 में लिखा हुआ था जो बुक्स लाए हो तो अपनी थोड़ी ना बना लेना है बुक्स को, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लौटाना, तो लौटाते समय किसको? जिससे पूछकर उठाई थी बुक्स, हमें उसको बताना तो पड़ेगा। इसके ऊपर कुछ चित्र मत देना बुक्स पे, इसको चित्रना बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, तो जो लगा दिया उसको सामने वाला व्यक्ति हटाएगा। ये मार्क्स आगे कभी काम आने वाले, कैसे काम आएंगे? अब फिर से कभी जरूरत पड़ेगी तो सारी बुक्स छानने की जरूरत नहीं। और आखिरी पॉइंट था सबसेक्शन 11, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अधिकार मतलब प्रोसीजर वही वाले फॉलो करने हैं जो लिखे हैं। हो गए सारे 11 सबसेक्शंस हो गए सीक्वेंस में। थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा, थोड़ा बहुत घुसा, बहुत सारा मतलब जो नहीं बताया है वो भी घुस गया। अरे समझ में, अगले पॉइंट पर जाओ। अगला है सबसेक्शन 30, ओ सॉरी सेक्शन 30। वैसे तो 11 के बाद क्या आता है? वेरी गुड, लेकिन हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? 30, क्योंकि उसकी हेडिंग में देखो क्या लिखा है। हम लोग ना शुरू से सेक्शन 11 जब स्टार्ट किया था ना, वहीं से हमने फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेबी पढ़ना शुरू किया। तो सेक्शन 11 के सबसेक्शन 3 में पावर था सेबी का पावर, सिविल कोर्ट वाला। सेक्शन 11 के सबसेक्शन 4 में पावर था सेबी ऑर्डर दे सकता है। फिर सेक्शन 11C में पावर था सेबी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। तो जब पावर 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 ही पढ़ रहे हैं तो सेबी का एक और पावर है, वो सेक्शन 30 में आता है। वो आएगा बहुत बाद में, बट क्योंकि हम पावर्स ही पढ़ रहे हैं तो हम छांट छांट के सारे पावर्स एक साथ पढ़ लेंगे। तो सेक्शन 30 में पावर लिखा हुआ है, सेक्शन 30 में है पावर टू मेक, आराम से इंग्लिश में लिखा है पावर टू मेक, है ना। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो इसका काम होता है मार्केट को रेगुलेट करना, और रेगुलेट करने के लिए सेबी बना देती है रेगुलेशंस। तो मार्केट में ना जितने तरह के लोग हैं और जितने तरह की एक्टिविटीज है, हर चीज के लिए सेबी ने आज की तारीख में बना रखे हैं रेगुलेशंस। अगर कोई व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए रेगुलेशंस है। अगर कोई व्यक्ति टेक ओवर करना चाहता है उसके लिए रेगुलेशंस है। मार्केट में जितने इंटरमीडियरीज हैं, ज्यादा नहीं, केवल 25-30 तरह के इंटरमीडियरीज हैं, हर एक इंटरमीडियरी के लिए अलग अलग से बना रखे हैं सेबी ने रेगुलेशंस। और खुशी की बात यह है कि हमको वो सब पढ़ना है। जितने तरह के रेगुलेशंस है ना सेबी के, वो 17 इंटरमीडियरीज के सबके एक एक रेगुलेशंस अलग अलग, एक्टिविटीज जितनी हो रही है उन सब के रेगुलेशंस अलग अलग, और हमको वो सब यहाँ पर पढ़ना है। तो सेबी का पावर है कि वो अगर चाहे तो रेगुलेशंस, सेबी ने इस पावर को निभाया, रेगुलेशंस बनाए। सेबी ने तो बहुत खुशी खुशी निभा दिया। दिक्कत किसकी हो गई है? अपनी। वो जितने बना के बैठा है वो सब पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा।
मैंने उस दिन कहा था ना, पढ़ेगा वर्ड कभी गलती से भी मत बोलना, पढ़ना ही पड़ेगा, तो और मजबूरी हो गई, पढ़ना है, ठीक है। आगे समझ में, पहुंचो फटाफट से। सेबी के पास पावर है, सेबी अगर चाहे तो बना सकता है रेगुलेशंस। क्या है इतनी जल्दी, पागल है क्या? चलो ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे अब कल, रेगुलेशन से। अच्छा, कल एक काम करके आओगे, जितना मैंने पुराना पढ़ाया है उतना एक बारी पढ़ के आओगे। कल मैं सेक्शन 11C रिवाइज नहीं करवाऊंगी, आज हमने उसको 2 बार कर लिया है। वो जो पहले का पढ़ा हुआ है ना, जो तुम लोगों का पीछे का सपाट हो चुका है, उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ के आना। कल मैं केवल उसी के बारे में पूछूंगी जो मैंने आज नहीं पूछा। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेबी वाला चैप्टर स्पेशली, जहां 9 मेंबर्स से स्टार्ट हुआ था टॉपिक, और सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2, 11 का 2 बहुत ध्यान से पढ़ के आना है। हाँ, मैं कल रैपिड में कुछ भी पूछूंगी, ठीक है। एक को एग्जम्प्ट है, बाकी सबको कोई एग्जाम्शन नहीं है, क्योंकि उसने भी पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको चलेगा। बाकी सब लोगों को मैं कहीं से भी पूछूंगी, और बताना तो बताना। चलो, अभी किसी की क्लास है क्या?